नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका स्वागत है। तो हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? शहबाज शरीफ को। तो ये सब बहुत ही कॉमन नॉलेज है, सबको पता होगा। वह देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से निलंबित कर दिया गया है वो कौन है? रूस है। तो रूस को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है UNHRC राष्ट्रीय मानव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से उसे निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया है, इसलिए। पहला देश जिसे UNHRC निलंबित किया गया था वो कौन है? लीबिया है। ये अफ्रीकन कंट्री है। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो वो है हैदराबाद और मुंबई। तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है सुनने में कि मुंबई जो है ट्री सिटी है, तो हाँ ट्री सिटी है और हैदराबाद भी है। हम्म, अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो जापान और सिंगापुर। हमेशा सिंगापुर तो करता ही रहता है, इस बार जापान का भी नाम है। तो जापान और सिंगापुर जो है पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पर है। और भारत का की हालत क्या है? 84 है। ठीक है। तो ये पासपोर्ट भारत के की पावर दिखाता है कि कौन सा पासपोर्ट जो है कितना पावरफुल है। तो भारत का पासपोर्ट जो है कम पावरफुल है। कारण भी उसका है, छोटा सा याद रखिए कि भारत ने कई सारे देशों के साथ में द्विपक्षीय समझौते नहीं कर रखे हैं कि भाई हमारे लोग वहाँ पे आएंगे तो उनको है ना आपको उस पासपोर्ट को अलाउ करना है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो जापान और सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा कर रखे हैं क्योंकि आइलैंड सिटीजन के लोग तो दूसरे देशों में जाते ही रहते हैं। तो भारत को भी करना चाहिए। तो उसकी रैंक जो है 84 है। याद रखिए, भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा, 84 है पासपोर्ट इंडेक्स में, काफ़ी बेकार है। लेकिन जनरली फर्स्ट रैंक पूछा जाता है इसको, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू दिस। ठीक है। अगला है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका एडवर्टीजमेंट सबने देखा है, दुबई संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE। ठीक है। तो UAE में हुआ था। तो अमिताभ बच्चन इसका ऐड करता था कि एक्सपो 2020 ये है वो है ना, वो वाला है। तो ये दुबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। अगला प्रश्न, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में घोषित किया है? तो वो कतर को किया है। ठीक है। तो ये अरेबियन कंट्री है, जैसे सऊदी अरब है। ठीक है। सऊदी अरब के आसपास कई सारी कंट्रीज़ हैं। तो कतर, बहरीन, ओमान, यमन, है ना, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं, और UAE। ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से एक कतर को जो है जो कि नाटो का सदस्य नहीं है, ऑब्वियसली ये अरब कंट्री है, इसे अमेरिका ने अपने प्रमुख सहयोगी के रूप में घोषित कर दिया है। किस देश में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाया गया है? तो वो नेपाल में लाया गया है, पाकिस्तान नहीं है, याद रखिए। वो नेपाल है। ठीक है। नेपाल में मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो है महाभियोग लाया गया है। वन ओशन समिट जो है वो कहाँ पर होती है? वन ओशन समिट जो है फ्रांस में होती है, वन ओशन समिट। किस देश किस देश के नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालन करने की अनुमति दे दी गई है? तो वो है इजराइल। ठीक है। तो इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि किस देश को नागरिक सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन के संचालन की अनुमति दे दी है? तो इजराइल ने दे दी है, क्योंकि इजराइल जो है ड्रोन हब है एक तरह से। हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो एनिबल टोरेस वास्केज को किया गया है। ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कभी बाई चांस पूछा जा सकता है, इसके लिए मैंने ये सब आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ, जिनका निधन हो गया है अब। ठीक है। उस समय पर नहीं हुआ था निधन, तो इसमें आया हुआ है। वैसे उनका ये पूछा जा सकता है कितने वर्षों तक शासन किया या क्या है, तो महारानी एलिजाबेथ हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट 2021 को डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। इसमें भारत की हालत ख़राब दिखा देते हैं। रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है 2000 कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो 2006 से प्रकाशित किया जा रहा है रिपोर्ट को। ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। मतलब देखो अजीब सी बात क्या है, डेमोक्रेसी की है और इकोनॉमी वाली जो है यूनिट जो है वो उसे जारी करती है। तो ये याद रखना है आपको ऐसे करके। ठीक है। डेमोक्रेसी वाली को इकोनॉमिक वाली यूनिट जो है वो जारी कर रही है, ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। ठीक है। कब से जारी हो रही है एक बार को पूछा जा सकता है, कम चांसेस है।
अगला प्रश्न, सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का 46वां रहा। तो देखो भारत की कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत का स्थान कितना रहता है? 46वां रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जो इंडेक्स हैं कई सारे भारत को नीचा दिखाने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी जो भी कुछ है आपको याद करना है, तो भारत की रैंक अच्छी नहीं होगी इतना तो आप याद रख सकते हैं। तो भारत की रैंक कितनी? 46 है। ठीक है, भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ में की है। ठीक है, यूरोपीय संघ। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल मीडियम से समुद्री सुरक्षा वार्ता है। ठीक है, तो वो है यूरोपियन यूनियन के साथ में, समुद्र में सुरक्षा करेंगे एक दूसरे की, भारत और यूरोप, ऐसे करके याद कर लो। इटली के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की, तो इटली के कौन सा राष्ट्रपति बन गए हैं? सर्जियो मटेरेला। ठीक है, तो मटरेले हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इटली के राष्ट्रपति हैं। अगला है, किस देश में प्रथम योग दिवस का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है योग दिवस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना बीजेपी के सपोर्टर टाइप के कि देखो सऊदी अरब भी योग को है ना अपने यहाँ करता है और मुस्लिम लोग नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उससे याद रख सकते हैं कि कौन सा देश जो है सऊदी योग दिवस आयोजित कर रहा है, तो वो सऊदी अरब ने पहली बार योग दिवस आयोजित किया है। ठीक है, अगला है, योग महोत्सव है। एक्चुअली योग दिवस नहीं है, योग दिवस तो बाद में होता है जून में। ठीक है, 21 जून, लेकिन ये प्रथम योग महोत्सव है। ठीक है, तो योग का महोत्सव करेंगे सऊदी अरब वाले लोग। अगला है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन हुए हैं? पुर्तगाल के होंगे एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो ये ऐसी कॉमन सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना की मंजूरी दी है? तो आसियान के साथ में दी है। ठीक है, तो भारत जो है आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में डिजिटल कार्य योजना जो है वो मंजूर कर दिया है। तो डिजिटली हम लोग और आसियान वाले लोग जो है देश जो है जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न, इसे किस वर्ष विश्व धरोहर के रूप में स्थल में चुना गया था? ग्रेट बैरियर रीफ को। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर है? जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी शेप है कुछ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के इधर की तरफ को एक जो है समुद्र के अंदर ऐसे करके एक दीवार टाइप की बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे, ऐसे ही यहाँ पे एक लंबी सी दीवार है, उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। विश्व धरोहर है ये, 1981 में विश्व धरोहर में शामिल कर ली गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है मूंगे के द्वीप होते हैं, या फिर इन्हें कोरल रीफ कहते हैं, वो होते हैं। ठीक है, कोरल्स की वजह से बनते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ये कौन से ओशन में? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। तो आपको ये भी पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है बहुत सारा। ठीक है, उसके ऊपर भी है पैसिफिक ओशन। ठीक है, और इधर अमेरिकाज है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ऐसे करके ये पैसिफिक ओशन है, इसमें ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, विश्व धरोहर में 1981 में शामिल कर लिया गया था। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो शियोमारा कास्ट्रो है। मैं ये सब इसलिए बताता हूँ इन केस पेपर में आ जाए तो आपको एटलीस्ट नाम जो है एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी कि कुछ ऐसा सा नाम सुना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। तो भारत और मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया, तो भारत तो यहाँ पर है अपना। ठीक है, यहाँ पे चीन है। ठीक है, और चीन के ऊपर जितने भी इधर 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 वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको मध्य एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है मध्य एशिया की कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भारत जो है शिखर सम्मेलन कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया था? दिल्ली घोषणा पत्र, जो भी जगह पे होता है जनरली उसी के नाम पे घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो दिल्ली में हुआ तो दिल्ली घोषणा पत्र। मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया भारत ये है, चीन ये है, तो जितने भी स्थान है ना वो सब इस जगह के हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, यहाँ 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 इतनी जगह के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, जनरली पाकिस्तान और एक आध दो देशों को छोड़ के सारे स्थान वाले देश हैं मध्य एशिया में। ओके, सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ में किए हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब की थाईलैंड से लड़ाई चल रही थी। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? जैसे भारत यहाँ पर है, तो यहाँ पे अपनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो इनमें एक देश है यहाँ पे, इस जगह पे कहीं पे थाईलैंड। ठीक है, तो उसके साथ में सऊदी अरब जो है अब फिर से अपने अच्छे संबंध बना लिए हैं उसने। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे। उसमें कौन सा देश शीर्ष पर टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क है। ठीक है, तो डेनमार्क वाली कंट्री सारी आपको पता ही होंगी कि जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, तो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें से यहाँ पर डेनमार्क है यूरोपियन कंट्रीज़ में इस जगह पर।
स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो। अगला है, इस सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक, कौन सी रैंक मिली है, तो 85 रैंक जो है भारत की है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो देख रहे हो हमारे भारत की रैंक जो है करप्शन में कितनी ख़राब है, 85 है। वैसे हमारे यहाँ करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यूपी के लोग काफ़ी अच्छा जानते होंगे। ठीक है ना। तो भारत की 85th रैंक है, ज़रूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, बर्लिन में है। तो बर्लिन कहाँ पर पड़ता है, ये जर्मनी में है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो जर्मनी में है। टी जो है ट्रांसपेरेंसी वो पड़ती है जर्मनी में, जे में। ठीक है। तो भारत की रैंक जो है इस वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी है, 85 है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने अपने 30 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है, तो वो किया है इजराइल के साथ में। तो ये आप तुक्का भी मार सकते हैं, इवन किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो। भारत जो है अपने राजनयिक संबंध जो है इजराइल के साथ बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि इजराइल जो है भारत को ठीक ठाक रेट में हथियार प्रोवाइड कर देता है, और वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के हैं वो। ठीक है। तो भारत और किस देश ने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है, तो इसराइल के साथ में। ठीक है। तो इनके 30 वर्ष से अच्छे रिलेशन चल रहे हैं इसराइल और भारत के, ये भी याद रखिए। लोगों में क्या है, अशोक चक्र है और डेविड का सितारा है। डेविड का सितारा जो है कुछ ऐसे टाइप की शेप होती है, ऐसा 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 ऐसे टाइप की शेप होती है, डेविड का सितारा होता है वो। बीच में भी कुछ लाइनें खिंची होंगी, ऐसे ऐसे क्रॉस, ऐसे 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 कुछ ऐसे टाइप की है। और अशोक चक्र तो आपको पता ही है, अशोक चक्र तो ये वाला है अपना, है ना, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र और डेविड का सितारा वाली जो शेप है वो है इजराइल और भारत की राजनयिक संबंधों का लोगो। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन के नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है, तो अपने इंडिया का नहीं होगा ऑब्वियसली, सभी क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये है मॉरिशस। मॉरिशस जो है इंडियन ओशन में भारत के साउथ में एक कंट्री है, आइलैंड में। ठीक है। इस सूची में कौन सा शहर, कौन सी सूची है भाई, हाँ, ट्रेवलर्स चॉइस ऑफ अवार्ड फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। तो लोकप्रिय शहरों में कौन सा इंडिया में है, पॉपुलर डेस्टिनेशन में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो वो है दुबई, यूएई जो है बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, हर कोई दुबई जाना चाहता है। इस सूची में नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है, 15वां। भारत जो है पॉपुलर डेस्टिनेशन में, भारत में जो दिल्ली है वो 15वें नंबर पर है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 किन देशों के बीच प्रस्तावित है, तो रूस और जर्मनी के बीच में है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ओके। अगला है, ब्रिक्स शेरपा की बैठक जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है, चीन ने की है। कब, जनवरी 2022 में। तो जनवरी में जो है ब्रिक्स जो है ये है क्या कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ जो हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज़ होती हैं। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप की जो है बैठक की जो हेड हैं वो एक एक के बाद एक बनते जाते हैं। तो पहले ब्राज़ील बनेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना। अभी चाइना अध्यक्ष था जनवरी में, उसके बाद साउथ अफ्रीका अध्यक्ष बनेगा अगले साल। अगला प्रश्न, 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसका आयोजन कब किया जाएगा, जून में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, चीन के द्वारा। अभी चीन ही हेड है तो चीन करेगा, इससे अगले साल साउथ अफ्रीका करेगा। तो याद रखिए इस साल तो चीन है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है, तो जकार्ता से कालीमंतन जा रही है इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है। तो भारत यहाँ पर अगर है तो इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं। ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार हो तो ठीक है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ब्रुनेई, कई सारी कंट्रीज़ हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो अपनी चेंज कर रहा है, जकार्ता पहले अभी राजधानी चल रही है, वहाँ से कालीमंतन में ये चेंज कर देंगे। ठीक है। कालीमंतन किस द्वीप पर है, तो बोर्नियो द्वीप पर है। इसकी राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा, नुसंतारा नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो नुसंतारा नाम होगा, इंडियन सा नाम है। कालीमंतन भी इंडियन सा नाम है, तो वहाँ पर इंडोनेशिया में नाम भी इंडोनेशिया है। ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की है, तो पाकिस्तान ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति इन्होंने पेश की है पाकिस्तान ने। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राजकुमार राव को बनाया है। ठीक है। तो ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है ये रिन्यू बाई। इसके यूट्यूब वगैरह पे ऐड भी आते रहते हैं, तो राजकुमार राव का आप एक बार ऐड देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके। ये प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं।
हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो फिलीपींस ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जहाँ जैसे कि ये है ना अपनी इंडोनेशिया, उसके ही ऊपर की तरफ को फिलीपींस एक कंट्री है। भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान की है? तो पाकिस्तान के साथ की है। पाकिस्तान ने हमें दी है, हमने पाकिस्तान को दी है। ठीक है, परमाणु प्रतिष्ठान हमारे कहाँ कहाँ पर हैं। किस देश ने अपना नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? तो चीन ने किया है। तो वो अपनी ज़मीन की जो भी सीमा है, उस सीमा में जो है वो नाटक करता ही रहता है, तो वो अपने कानून भी लागू करता रहेगा। तो वो कौन है? वो चीन है। ओके। अगला प्रश्न, बांग्लादेश ने किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया है? तो वो है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। तो ये बहुत आसान है, और भी अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें याद कराऊंगा हैं, तो आप जो है इसे बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो अभी जब वो चीज़ आएंगे तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि वो क्या है। ठीक है, तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह करता है, उनके नाम भी कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप नामों से आसानी से याद कर सकते हो। तो मैं याद करा दूंगा, आगे आके आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? तो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान को इतने साल बाद याद आया है कि उसे अपने यहाँ के हिंदू मंदिरों की थोड़ी बहुत देखभाल करनी चाहिए। तो वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ख़त्म। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य देखते हैं। ठीक है, ये आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे से करके नहीं जाते हैं। तो मैं आपको जितना हो पाएगा आसानी से याद कराने की कोशिश करूँगा। तो आप इसे देखते रहिए और याद करने की कोशिश करते रहिए, तो ये सारा जो है आप कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2024 तक के लिए इसे स्वनिधि को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब होता है जो कि सड़क पे जो अपने छोले भल्ले वगैरह बेचते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो सड़क पे खड़े होकर बेचते हैं, तो उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। तो वो उनके लिए आत्मनिर्भर निधि जो है प्रधानमंत्री ने चालू की थी। तो वो जो है ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में किया है? तो 44 बिलियन डॉलर में किया था। ठीक है, तो ये पहले एक बार को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फिर से हो गई है अब। तो अब ये फाइनली बन गए हैं और उन्होंने वहाँ के सीईओ वगैरह को हटा भी दिया है। तो सीईओ कौन था, एक बार को पूछ सकते हैं। कोई अग्रवाल है, तो आप याद कर लीजिएगा उसका नाम। बताइए कमेंट में लिख के कि कौन अग्रवाल है वो, जिसे एलोन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद में निकाल दिया। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी है? तो एलायंस एयर जो है वो क्षेत्रीय एयरलाइन है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र इकाई बन गई है। ठीक है, एलायंस एयर का बहुत कम नाम सुना हुआ होगा आपने। ठीक है, कभी कभी इसके रिजर्वेशन आप करा पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये चलती बहुत कम है, तो आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सो और मास्टर कार्ड ने। तो मास्टर कार्ड और पुराना कार्ड है और नेक्सो भी है, तो इसने क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किया है। तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इनका सिस्टम है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वो की है आईएमएफ ने। ठीक है, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो आर्थिक वाली जो वो होती हैं रिपोर्ट्स, वो जो है आईएमएफ जारी करता है। तो अगर आपको प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आए, आपको याद नहीं हो, तब भी आप तुक्के में आईएमएफ मारेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका तुक्का सही बैठेगा। जैसे मैंने नीति आयोग को बताया था कि इंडिया की ज़्यादातर रिपोर्ट नीति आयोग करती है जो पेपर में आती है। ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड मतलब दुनिया है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। ठीक है, और आउटलुक का मतलब ये है कि दुनिया में इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो ये कौन देखेगा? आईएमएफ देखेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल है, मॉनेटरी मतलब मुद्रा से रिलेटेड एक फंड है। तो मुद्रा और आर्थिक ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इससे आप याद कर सकते हो कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक को आउटलुक को कौन देख रहा है? मॉनेटरी फंड देख रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान को कितना अनुमानित किया गया है? तो 8.2% किया गया है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको कभी याद नहीं करने चाहिए। ठीक है, पेपर में आ भी सकते हैं, खूब आ सकते हैं, लेकिन आप कब तक याद करते रहोगे? ये हर साल हर महीने और अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप रटें नहीं, एक बार को देख लें, अगर दिमाग में रह जाए तो बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये हर महीने, हर 2-3 महीने में, हर साल में चेंज होता रहता है बार बार।
तो भारत की कितनी विकास की गति रहेगी, ये इसके अनुमान हर एक कोई निकालता रहता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा मरने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लो बस है। अगला क्या है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन कौन सी रिपोर्ट हुई, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हुई और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई, वैश्विक वित्तीय स्थिरता। तो वित्त यानी वही आर्थिक से रिलेटेड, और स्थिरता स्टेबिलिटी कितनी है ना, तो इस स्टेबिलिटी या स्थिरता वो देख रहा है, इसे याद कर लीजिए, ये IMF ही देखता है। अगला है अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान करी है, तो मिस्र ने करी है। ठीक है, मिस्र कहाँ पे पड़ता है, जैसे ये अफ्रीका हो, तो अफ्रीका में इस जगह पर कहीं एक कंट्री है जिसका नाम मिस्र है। तो उसने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के नाम पे घोषित कर दिया। यहाँ पे पिरामिड होती है ना, वही वाला देश है। टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया, तो टाटा न्यू नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में। कौन करता है इसका एडवर्टीजमेंट, कोई हीरोइन वो है ना, क्या नाम है, कपूर कोई हीरोइन है वो करती है। अगला प्रश्न किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम TDC कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, तो विदेश मंत्रालय ने किया है। ठीक है, त्रिपक्षीय विकास निगम नाम से किसने किया है, विदेश मंत्रालय ने किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। तो चीन जो है वो एक डेवलपमेंट मॉडल लेके आया है, तो उस डेवलपमेंट मॉडल का एक विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट, कि केवल चीन का ना हो, हमारा भी हो, तो वो क्या है, त्रिपक्षीय विकास निगम है। ठीक है, वो किसने लॉन्च किया, विदेश मंत्रालय ने, जो चीन से कंपटीशन करना चाहते हैं। हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, साइरस पूनावाला ने। तो साइरस पूनावाला जो है वो क्या नाम है, एक कंपनी है इनकी, जो ये सीरम इंडिया सीरम या कुछ ऐसे नाम है उसका उस कंपनी का है, उसकी कंपनी है साइरस पूनावाला की। तो इसको जो है ये इंजेक्शन वगैरह वैक्सीन वगैरह बनाते हैं कोरोना वगैरह के लिए। तो हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया है। तो इसने बहुत अच्छी अच्छी वैक्सीन बनाई है, इसके लिए साइरस पूनावाला को इस वाली लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। साइरस पूनावाला किस स्थान से के अध्यक्ष हैं, तो देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा था, वो ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, दूधवाणी है। बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, डेयरी का है तो क्या नाम है, दूधवाणी। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या है, पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। ये तो कोई भी बता सकता है बहुत आराम से। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाला पहला भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है, तो डाबर इंडिया बन गई है। ठीक है, तो डाबर की च्यवनप्राश खाते हैं और उसकी जो है प्लास्टिक वेस्ट बिल्कुल नहीं फेंकते हम लोग, है ना, ऐसे करके याद कर लो आप। अगला है नाबार्ड जो है उसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो उसका नाम है जीवा। ठीक है, तो ये जो हमारा नाबार्ड है क्या नाम है, नाबार्ड का नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, तो ये नाबार्ड है। तो नाबार्ड जो है वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिसका नाम है जीवा। ठीक है, तो जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत परियोजना का समामेलन है, तो वाटरशेड कार्यक्रम है। ठीक है, वाटरशेड का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई भी एक जगह हो जहाँ पे अगर पानी बरस रहा है धरती पर, तो वहाँ से मान लीजिए पानी से नदियाँ ऐसे 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 चली जाती हैं। ठीक है, जैसे ये एक एरिया है, इस एरिया के इधर वाली नदियाँ इधर चली जाती हैं, ढलान की वजह से इधर वाली नदियाँ इधर चली जाती हैं, तो इस बीच वाली जगह को वाटरशेड कहा जाता है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आपका हो गया कवर। ठीक है, तो ऐसे ही वाटरशेड का मतलब केवल वाटरशेड नहीं होता, उसका अर्थ एक कॉमन सेंस में ये भी होता है कि कोई भी चीज़ जो है एकदम परिवर्तन ला दे, है ना, परिवर्तनकारी, ये भी होता है हिंदी में। तो जीवा जो है नाबार्ड का वाटरशेड प्रोग्राम है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं उसे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी संस्थाएं जैसे SBI, ठीक है, RBI हैं, और क्या कहते हैं, जैसे नाबार्ड है ना, ऐसे ऐसी बहुत जितनी भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन सभी वो कब कब बनी थी, ठीक है, उनकी भी डेट्स आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। ये 55 में बनी थी, ठीक है, और ये 30s में कभी बनी थी, 34 वगैरह में शायद,
तो आप देख लीजिएगा उसे, और अगर सही आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। अगला क्या है, श्रीलंका में मौजूद ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत और श्रीलंका ने ईंधन की कमी से निपटने के लिए भारत के साथ श्रीलंका ने समझौता किया। भारत जो है श्रीलंका को ईंधन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित हुआ है? तो भारत निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच में हुआ है। ठीक है, किस देश ने संघीय कॉरपोरेट की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई, जिसमें दुबई पाया जाता है। उसी देश ने जो है संघीय कॉरपोरेट शुरू करने की घोषणा की है। मतलब संघीय का मतलब होता है उस देश का, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का कॉरपोरेट बनाएंगे ये। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी महारत्ना कंपनियाँ होती हैं ना, ऐसे ही टाइप की एक कंपनी बनाएंगे। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, कॉरपोरेट कर यानी कॉरपोरेट टैक्स लगाएंगे ये उन कंपनियों में, मैंने भी गलत बता दिया है। यूएई अपनी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स शुरू करेगा। ठीक है, ये है, वही मैं कह रहा था कुछ गलत है, तो वो ये है संघीय कॉरपोरेट टैक्स शुरू किया है, कर शुरू किया है, टैक्स। ठीक है, तो कॉरपोरेट टैक्स भारत में करीब करीब 30% से ज़्यादा ही है कुछ। ठीक है, तो कॉरपोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है कॉरपोरेट होती हैं, जैसे हमारे यहाँ की महारत्ना हुई, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जैसे जियो हुई है ना, या टाटा हुई, ये सारी कंपनियाँ, ये सारी कंपनियां जो है ये कॉरपोरेट कंपनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो इनसे टैक्स लिया जाता है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है। भारत को जो टैक्स की सबसे ज़्यादा जो वो होती है, भारत सरकार को इनकम, वो इसी कॉरपोरेट टैक्स से होती है। तो यूएई भी अभी अपने यहाँ कॉरपोरेट टैक्स लगा रहा है, क्योंकि वहाँ पे खूब सारी कंपनियाँ हैं, तो यूएई के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद में। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात का कौन सा स्थान है? तो भारत का बाजरे के निर्यात में 5वां स्थान है दुनिया में। ठीक है, तो भारत जो है 5th नंबर पे है बाजरे को बेचने के टर्म्स में। वर्ष 2021 में के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाजरा का शीर्ष आयातक देश कौन सा था? तो नेपाल था। तो भारत से सबसे ज़्यादा बाजरा कौन खाता है? नेपाल। नेपाल वाले बाजरे की रोटियां खूब खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है, बाजरे की रोटियां ठंड में मिलती हैं आराम से खाने के लिए हम लोगों को घर पे। ठीक है, तो याद कर सकते हैं कि नेपाल जो है वो भारत का बाजरा का शीर्ष आयातक है, और भारत का टोटल दुनिया में बाजरे का बेचने में कितना स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, 5th नंबर पे हम लोग टॉप 5 में हैं। ग्लोबल क्या है, हाँ, ये ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स। ठीक है, डिजिटल में स्किल भारत के लोगों का बहुत अच्छा होता है, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? भारत ही रहा है ना, क्योंकि भारत लोग डिजिटल में काफ़ी आगे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह में, इसलिए ऐसे करके याद कर लीजिए। वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वो जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 2021 में है। ये चेंज होते रहते हैं, कभी चीन बन जाता है, कभी कोई दूसरा देश बन जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग जल्दी से 5 मिनट में जल्दी देख लेते हैं। अगला है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 टू 2020 में किस कंपनी को सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? तो एप्पल ने बरकरार रखा है। एप्पल जो है सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड है, सबसे ज़्यादा पैसे, मतलब उसे कोई खरीदेगा तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा मूल्यवान कहते हैं, उसके बाद मतलब उसे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एप्पल जो है उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है दुनिया में उस कंपनी की। वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां व्यापारिक सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ब्राज़ील का। ठीक है, तो ब्राज़ील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, सबसे बड़ा नहीं, 5वें नंबर का। ठीक है, जैसे इंडिया का अमेरिका हो गया है, ऐसे ही ब्राज़ील का 5वें नंबर का इंडिया है। खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया? भारत बन गया है। इसे ऐसे याद कर सकते हो कि अमेरिका वगैरह में जो खीरा होता है उसके अचार डाले जाते हैं, और वो लोग अचार में भारत का अचार बहुत पसंद भारत का खीरा बहुत पसंद कर रहे हैं, तो भारत का खीरा वो लोग लेते हैं, उसका अचार डालते हैं। ठीक है, अगला है प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये। ठीक है, इकोनॉमी देखती है दुनिया की, तो ये साइबर सिक्योरिटी के आउटलुक जारी कर रही है, तो ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन आप याद करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यही है विश्व आर्थिक मंच, यही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी जो वार्षिक बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाली है। मतलब हो गई होगी अब तो, मई में होनी थी। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, किस देश को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने रखा है। ठीक है,
कि P3 परमानेंट 3 जो होने चाहिए कुछ लोग, उसके लिए भारत ने प्रस्ताव रखा है। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल, ठीक है। P3 का मतलब परमानेंट 3 नहीं है मुझे भी क्या हो गया, ठीक है। P3 का मतलब है प्री प्लेनेट पीपल, ठीक है। प्रो प्लेनेट पीपल मतलब कि हम लोग प्लेनेट के सपोर्ट में रहेंगे लोग, ठीक है। ये है P3 मूवमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने P3 जो है ऐसा मूवमेंट जो है वो जारी किया है भारत ने। तो भारत ऐसी अजीब अजीब नाम डालता रहता है, तो वो नाम इसके लिए है। अगला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में भारत के किस निजी बैंक का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? HDFC बैंक। तो भारत का सबसे अच्छा निजी बैंक कौन है? HDFC है, तो आप याद कर लीजिए। काफ़ी बड़ा बैंक है एक्चुअल में, टू बिग टू फेल बोलते हैं इसे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इकोनॉमी का प्रोस्पेक्टस चाहिए इनको, ऐसे करके याद कर लो वर्ल्ड बैंक को, हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। तो उर्जित पटेल हमारे पुराने RBI के गवर्नर थे, तो उनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष किया गया है। AIIB बोलते हैं इसे, ठीक है। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका अध्यक्ष बना दिया गया उर्जित पटेल को, ठीक है। अगला है वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक कौन सी है? तो शीर्ष अर्थव्यवस्था में भारत 6th रैंक पर थी। 5th भी आंसर सही है, लेकिन अभी के लिए हम लोग 6 याद कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। टॉप 6 में हम लोग हैं, 5th में भी करीब करीब आ गए, 5 और 6 के बीच में हैं हम लोग एक्चुअल में, तो ये भी 6 याद कर लेते हैं, ठीक है। अगला है हरित ऊर्जा कॉरिडोर, यानी ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने मंजूरी दे दी है? भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के हेतु किसे मंजूरी दी गई है? तो अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इन STS हेतु, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक राज्य में जो बिजली बन रही है उस बिजली को ले जाके दूसरे राज्य में भी पहुंचा दिया जाएगा। इसे ट्रांसमिशन बोलते हैं, एक जगह से बिजली दूसरी जगह पहुंचाने को, ठीक है। तो इस ये हरित ऊर्जा कॉरिडोर है, तो हरित ऊर्जा बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ की ऊर्जा को लेके दूसरी स्टेट में पहुंचा देंगे, ठीक है। हर एक स्टेट में हरित ऊर्जा थोड़ी बन सकती है, इसलिए। इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? तो इससे 7 राज्य लाभान्वित होंगे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो पूरे भारत भर के ऊपर से लेकर नीचे तक कई सारे राज्य हैं, ठीक है। गुजरात है लेफ्ट में, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, कर्नाटक नीचे है, केरल उसके भी नीचे है, राजस्थान ऊपर वाले में से एक है गुजरात से चिपका हुआ, तमिलनाडु है केरल और कर्नाटक से चिपका हुआ, और उत्तर प्रदेश है जो है वो राजस्थान से चिपका हुआ। तो ऐसे करके ये प्रदेश हैं, आप याद करने की कोशिश कर लीजिए। 7 प्रदेश हैं, ये तो जरूर याद करिए, ऐसे बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। कितने हैं, है ना। अगला है किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? अनुसूचित बैंक का मतलब होता है शेड्यूल बैंक। तो ये कौन है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है वो पहले ऑनलाइन बैंक, वो ये पेटीएम की तरह थी, ठीक है, पेमेंट बैंक थी, लेकिन अब इसे शेड्यूल बैंक का दर्जा मिल गया है, यानी कि अब ये अपनी ब्रांचेस भी खोलेगी, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ जारी करेगी, ठीक है। तो कुछ दिन बाद एयरटेल जो है वो शेड्यूल बैंक के रूप में तो आपको दिखाई देने लगेगी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के संदर्भ में शीर्ष हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने में भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा। मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ कि साउथ में ट्रेनें भी बहुत सही टाइम पे चलती हैं, तो वहाँ पे हवाई अड्डे भी बहुत सही टाइम पे चलते हैं। तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस में कौन चल रहा है? तो चेन्नई हवाई अड्डा, यानी साउथ का है जो भी है, ठीक है। तो यही है सबसे बड़ा साउथ का। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने वाला देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आप याद कर लीजिए। क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स जारी किया। इंडेक्स का मतलब होता है कि क्रिप्टो करेंसी के दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, तो उन दामों का एक वो इंडेक्स होता है, उसका एवरेज बताता है कि ये टोटल में तो ओवरऑल ऊपर जा रहा है या ओवरऑल नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट का इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी या क्या बोलते हैं उसे, निफ्टी 50 या ऐसे कुछ इंडेक्स होते हैं, NSE BSE के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके ऐसे ही क्रिप्टो वायर जो है क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो एप्पल बन गई है। तो हमने पढ़ा ही था कि एप्पल जो है सबसे
वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे ज़्यादा महंगी कंपनी है जिसे ख़रीदना बहुत मुश्किल है। तो वो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, $3 ट्रिलियन है, ठीक है। एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन, एक होता है ट्रिलियन, ठीक है। तो ये एक मतलब 10 टू दी पावर जो 3 होता है वो 1000 होता है, 10 टू दी पावर 6 होता है वो मिलियन होता है, 10 टू दी पावर 12 होता 9 होता है वो बिलियन होता है, और 10 टू दी पावर 12 जो होता है वो ट्रिलियन होता है। तो 10 टू दी पावर 12 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। इसमें 80 की और गुणा कर लेना तो इतनी कीमत है एप्पल की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा, चीन को। तो हम लोग इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इथेनॉल को ब्लेंड करके हम लोग पेट्रोल के साथ में मिला के गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो वो हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता देश कौन से हैं, तो अमेरिका और ब्राज़ील हैं, ठीक है। तो इसे ख़त्म करते हैं, इसके बाद में क्या कहते हैं इसे, वैज्ञानिक परिदृश्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।